जैन दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की। क्या अब डीए में आगे बढ़ोतरी नहीं होगी? आखिर क्यों नहीं होगी इसका दावा कर रहे हैं। और यदि डीए में बढ़ोतरी सामान्य रही तो जुलाई में आपको कितना डीए मिलेगा। और उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं, अब केंद्र सरकार डीए बढ़ोतरी, 8वें वेतन और एरियर पर रोक लगा सकती है। इस वायरल खबर का क्या है सच और क्या होगा असर। और दोस्तों, मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए एमओडी ने सभी एक्स सर्विसमैन के लिए एक एडवाइजरी जारी की, उसके साथ रहना। और आर्मी हेल्पलाइन नंबर, हाँ जी दोस्तों, आखिर कौन सा आर्मी का हेल्पलाइन नंबर है, उससे हमें क्या फायदा, इनके ऊपर बात करेंगे। और बात करूंगा लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान, जो कि आज शहीद हुए। मैं उन्हें शहीद इसलिए कह रहा हूं कि एक आर्मी एविएशन से रिटायर्ड होने के बाद आप समझ सकते हो कि केदारनाथ हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था उसके ये कैप्टन थे, पायलट थे। तो दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले आप ये खबर देख सकते हो, इसमें सीधा सीधा लिखा है कि रिटेल इन्फ्लेशन हिट्स 75 मंथ लो, सीपीआई फॉल्स टू 2.8% इन मे, डाउन फ्रॉम 3.1 इन अप्रैल, लोएस्ट सिंस फरवरी 2019, 2.5%, विद इन्फ्लेशन कूलिंग, फ्यूचर डियरनेस अलाउंस हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में मॉडरेट। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 75 महीनों में सबसे कम महंगाई दर हुई है और उन्होंने अप्रैल के मुकाबले 3.16 के 2.82 दर्ज किया गया है। और इतनी बड़ी गिरावट आप पिछले 2019 के बाद हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर आपका डीए जुलाई में कितना बढ़ेगा, क्या असर होगा और 1 जनवरी 2026 को क्या डीए होगा। यानी इसके ऊपर सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? कम होगा। कम होगा तो कितना होगा, किस तरीके से पहुंचेगा, आइए हम बात करते हैं इसके ऊपर। जैसे कि कहा गया है कि डीए हाइक अनाउंसमेंट करोड़ों सरकारी केंद्र कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। यानी डीए जुलाई 2025 में 58% तक पहुंच सकता है, जैसे कि ये आंकड़े कह रहे हैं। इन्होंने अप्रैल के एआईसीपीएन के डाटा निकल गए, मई के आप देख सकते हो जून, 30 जून के 31 जून या 30 जून के आसपास आ जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका 58% के आसार है और आपका 8वें वेतन आयोग का जो पहला डीए है वो लगभग वहां तक आप 61% पर पहुंच सकते हो। एआईसीपीएन सूचकांक में बढ़ोतरी, जैसा कि उन्होंने कहा, जनवरी में आपका 143.2 था, फरवरी में गिरा 142.8, मार्च में फिर थोड़ा बढ़ा 143.0, अप्रैल में 143.5। इससे कुल मिलाकर डीए आपका 56.39, 56.72, 57.09 और 57.47 तक आपका पहुंच गया अप्रैल। मई और जून 2 महीने के आंकड़े आपके कम आएंगे, यानी कहा है कि 143.5 से कम आएंगे। तो आप ये समझ सकते हो कि 57% डीए आपका हो गया है। 58% डीए बढ़ने के आसार बहुत कम है, जो कि 2 दिन पहले की रिपोर्ट बता रही है। इन्होंने कहा है अप्रैल तक डीए इतने पर 57 पहुंच चुका है। अगर महंगाई का ट्रेड यही जारी रहता है तो आपको 58 की संभावना थी, लेकिन ये ट्रेड कम हुआ है और कम होने से सीधा सीधा हमारे डीए पे असर पड़ेगा। जनवरी से अप्रैल तक के जो आंकड़े हैं उसमें आप देख सकते हो 2% की, और इन्होंने एवरेज लगाया था कि शायद फिर आपको 2% या 3%, यानी आप समझ सकते हो मुश्किल से 59 या ज्यादा से ज्यादा 60% जो संभावना लग नहीं रही है। यानी 8वें वेतन आयोग पर आप 59 तक फिर अगले 2% रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो पिछले 75 महीने में खाने पीने और तमाम जो चीज हैं उनकी रेट कम हुई है। और उन्होंने जैसे दर्शाया गया है कि महंगाई के जो सूचकांक गिरे हैं, एआईसीपीएन सूचकांक में बढ़ोतरी, और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, आप देख सकते हो एआईसीपीएन डीए की गणना का रुझान, आप एक स्लाइड देख सकते हो। इन्होंने मई 2025 में सेम रहता है 143.5, तो 57.80 डीए जाता है। यदि जून में 143.8 हो जाता है तो 58.02 पहुंचेगा, जैसे कि आप ये स्लाइड देख सकते हो। यानी फिर हमें एक बड़ा गंभीर झटका लगेगा, जैसा कि हमारे जनवरी में लगा था, उसमें 0.99 का फर्क था। 0.99 की वजह से हमें 3 की जगह 2% थी। वही सिचुएशन, वही कंडीशन लगभग आ रही है, जैसा कि इनकी आप सर्वे रिपोर्ट देख सकते हो। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि जुलाई 2025 में 143.8 पर पहुंचता है तो आपको 58.02 राउंड ऑफ करेंगे तो 58 मिल जाएगा। महंगाई भत्ते में अगला संशोधन कब होगा, जैसे आपको सभी को पता है,
तो डीए में लगभग अभी 3% की उम्मीद को धक्का लगाए 2% होगी। 8वें वेतन आयोग का महंगाई भत्ते पर क्या असर पड़ता है? नियम असर यही पड़ता है कि फिटमेंट फैक्टर यदि आपका 61 पॉइंट जाएगा तो आप 1.61 का फिटमेंट फैक्टर आपको वैसे ही मिल रहा था, क्योंकि सरकार बढ़ोतरी करती है, यानी 20% करेगी, 25% करेगी, 22% करेगी, लेकिन जो आपका जितना है, यानी अभी आप 1.59 के फैक्टर पे जाओ तो सरकार आखिर आपको कितना बढ़ोतरी करेगी, इसलिए उस पर सीधा असर पड़ता है। और ये बहुत सारे इसके अंदर जो सवाल हैं, यदि किसी का कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स या व्हाट्सएप में भेज सकते हो। अब मैं बात करूंगा, एक बहुत बड़ी खबर वायरल हो रही है और सबसे पहले लिखा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगा डीए बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग का लाभ रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए। ये कोई अंकिता सिंधे हैं, जून 14 को लिखा है। और लास्ट में उन्होंने क्या लिखा है, यह लेख इंटरनेट प्लेटफॉर्म से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया गया है। हम इस बात की 100% गारंटी नहीं देते हैं कि यह समाचार पूर्णतः सत्य है। वित्त अधिनियम 2025 के संदर्भ में उल्लेखित प्रावधान और उनके प्रभाव विभिन्न मीडिया स्रोतों विश्लेषकों पर आधारित हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाओं की जांच करें और आवश्यकता पड़ने पर कानून या वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। कृपया सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद कोई कदम उठाएं। अब इन्होंने पूरी रामायण लिख दिया और इसके नीचे चुपचाप ये लिख दिया कि ये खबर पूरी तरह सत्य नहीं, हमने तो मीडिया स्रोतों से लिया है जो चल रही है। अब इस खबर में क्या है और इस खबर को मैं किस तरीके से डिनाई कर रहा हूं वो आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि ये एक नहीं, कम से कम सैकड़ों लोगों ने हमें ये भेजा है। कोई चीज वायरल हो जाती है तो फौजी ग्रुप होते हैं, उसमें धीरे धीरे आ जाती है। तो मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त कर रहा हूं कि यानी जो फाइनेंस बिल 2025 के ऊपर काफी कुछ विचार हो चुका है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर आदेश जारी कर दिया है कि आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, पेंशनर्स को लाभ मिलेगा, डीए का लाभ मिलेगा, एरियर का लाभ मिलेगा। तो ये जो पूरी तरह खबर है 2 पेज की, ये असत्य है, ये बिल्कुल असत्य है। अब इन्होंने कहा है मुख्य बदलाव निहितार्थ, सरकारी जिम्मेदारी में परिवर्तन, बकाया राशि की समाप्ति, अदालती चुनौती पर रोक, कानूनी सुरक्षा का अभाव। उन्होंने सारा कहा कि सरकार अपनी मनमानी करेगी और आपको कुछ नहीं देगी, आप कानूनी प्रक्रिया नहीं कर सकते हो, आपके पेंशन नियम 1972 पेंशन अधिनियम का अंत हुआ है। यानी तमाम तरीके की जो खबरें छापी हैं और उसका अंत इस बात का होता है कि यह खबर निराधार है। इसकी खबर के ऊपर सरकारी प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो ये खबर बार बार आप इसको भेज रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं। अब आ जाते हैं, हमारे को एक आदेश मिला है, इसका हमने पालन करना है। 10 जून 2025 को केंद्रीय संगठन ईसीएचएस एडजुटेंट जनरल ब्रांच रक्षा मंत्रालय की तरफ से लेटर है, सभी कमांड्स के लिए है और सभी पॉलीक्लिनिक ईसीएच सबके लिए भेजा गया है कि आपका जो 64 KB ईसीएचएस कार्ड है, स्मार्ट कार्ड, ऑनलाइन जब आपने आवेदन करते समय सभी भूतपूर्व सैनिक अपना एक मोबाइल नंबर का पंजीकरण कराते हैं। यह एक सरल प्रक्रिया लागू की गई थी जिसके तहत एक्सर्विसमैन प्राथमिक लाभार्थी अपने 64 KB ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के बाद आश्रितों को सहित अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर बदल सकते। उन्होंने कहा जो आपका कार्ड है और आपके डिपेंडेंट्स का कोई मोबाइल नंबर है वो आप बदल सकते हो। उन्होंने कहा ऑनलाइन प्रोसीजर टू चेंज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इसका जो हेडिंग है, एट द टाइम फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 64 KB, जो आपने मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया उसको बदल सकते हो। बदलने की एक्शन बाय ईसीएम, द एक्सर्विसमैन प्राइमरी बेनिफिशियरी विल अडॉप्ट फॉलोइंग प्रोसीजर। आपने क्या करना, ही विल सी लॉग इन ईसीएचएस वेबसाइट echs.sourceinfosystem.com using his login credentials. He see his click the more option, tap then after click on change mobile number, primary, change mobile number, dependents tab and feed new mobile number and submit. Approach to parent polyclinic and insert the 64 KB ECHS smart card in kiosk machine for updatation of data. This will ensure that new mobile number get printed and prescription also. उन्होंने कहा है आपको चेंज करना है तो आप इसकी वेबसाइट पर जाइए, जैसे echs.sourceinfosystem.com पे। उसके बाद आपके पास मोर ऑप्शन आएंगे, उसमें आपको मोबाइल चेंज का ऑप्शन आएगा, आप चेंज कर दिए और उसको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद कियोस्क यानी जहां पर आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो वहां पर डाल के इस डाटा को अपडेट करिए, चेक करिए। दिस लेटर सुपरसीड ऑल लेटर इशू अर्लियर बाय सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस रिगार्डिंग चेंज ऑफ मोबाइल नंबर। और अभी जितने भी लेटर इस संबंध में जारी किए गए हैं वो सारे सुपरसीड हैं। ये नई प्रक्रिया, ये 10 जून को ये लेटर निकला है। किसी भाई को चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ये लेटर आपको मिलेगा।
हाँ जी दोस्तों, और एक और बड़ी खबर, एक स्लाइड है जो वायरल हो रही है, आप देख सकते हो आपके सामने है, और जिस पे लोगो लगा है ऑल इंडिया आर्मी हेल्पलाइन सेना पुलिस कंट्रोल रूम नंबर, जो आपको 24/7 अवेलेबल रहेंगे। 4286 लिखा है, 24/7 हेल्पलाइन नंबर है 155306, और सेना पुलिस कंट्रोल रूम नंबर है 9460239366। कोई भी भारतीय सैनिक किसी भी आपातकालीन स्थिति में जरूरत पड़ने पर ऊपर दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क कर सकता है। कॉल प्राप्तकर्ता के साथ अपनी पूरी जानकारी साझा करें। कॉल प्राप्तकर्ता आपके द्वारा दी गई जानकारी के हिसाब से आपकी नजदीकी सेना पुलिस यूनिट के साथ संपर्क करेगा और आपकी मदद के लिए हर भरसक प्रयास करेगा। तो दोस्तों ये हमसे पूछ रहे कि ये सही है, तो हमने कहा जैसे कि आपने देखा होगा पीछे नवंबर 12 2024 में आपने एक लेटर देखा होगा कि इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 155306 भारतीय सेना ने सभी रैंक के सैनिकों के लिए जारी किया। संकट के समय के लिए यह नंबर है। यह हेल्पलाइन नंबर की विशेषता है। फंक्शनिंग ऑफ हेल्पलाइन नंबर कैसे काम करेगा, मुसीबत और जरूरत के समय पर यह नंबर 155306 सर्विस नंबर, नाम, रैंक और मौजूदा पते के साथ घटना की जानकारी देनी होगी, जिससे आपकी हेल्प डेस्क नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करेगा। सहायता प्रदान करने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। कार्रवाई के लिए संबंधित यूनिट में भेजा जाएगा। कॉल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सर्विस की निगरानी, केस क्लोजर का प्लान बनाया जाएगा। तमाम इस तरीके की आपके लिए सुविधा है, लेकिन इसमें सीधा सीधा लिखा गया था, इसकी एडवाइजरी थी कि आप इसके घरेलू विवाद हैं, वैवाहिक विवाद हैं, इसके लिए कोई सहायता नहीं लेनी है। इसमें आपने ट्रैफिक एक्सीडेंट है, मेडिकल इमरजेंसी है, आपराधिक गतिविधियां, प्राकृतिक आपदा समेत अन्य आपातकालीन स्थितियों के लिए इस नंबर का आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, बात करूंगा लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान, जो कि आपने केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसके ये चीफ पायलट थे, और ये इससे पहले रेजिमेंट ऑफ आरटी के अफसर थे और एविएशन में थे, जहां पर एविएशन आरटी के साथ एक कंबाइन थी, अभी अलग हो गया है। उसमें हेलीकॉप्टर पायलट थे, बहुत सारे एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने 15 साल बाद फौज को छोड़ा। फौज छोड़ने के बाद उन्होंने प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की। वहां पर केदारनाथ पे वापस आते समय ये एक इंसिडेंट होता है, और वहां पर 7 लोग इनके साथ थे, और सभी समझ सकते हो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। ये 15 जून की बात थी गौरीकुंड में, और उनकी जो पत्नी आप देख सकते हो, उन्होंने वो भी सेना के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, और उनका कल अंतिम संस्कार जयपुर में हुआ। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।